जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और जैसा कि आप सबों से मैंने वादा करा था कि 23 जून से हम लोग ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 25-25 क्वेश्चन का साइंस सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो आज से हम लोग अपने इस 25-25 क्वेश्चन का जो साइंस सेट है उसका सही गणेश करेंगे। मेरे मित्र, ये सारे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल हैं और जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा उसमें चारों ऑप्शन का होगा। बस ज़रूरत है आपको वीडियो के अंत तक बने रहने का। अगर आप एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको उस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि सारे क्वेश्चन का PDF कहाँ मिलेगा। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि ओम मीटर डैश की इकाई है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश, प्रतिरोधक। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि ओम मीटर किसका यूनिट है। आप सभी सोच रहे होंगे कि सर अगर हमसे ये पूछा जाता कि ओम किसका यूनिट है तो हम लोग झट से जवाब दे देते कि ओम तो प्रतिरोध का यूनिट होता है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि ओम मीटर किसका यूनिट है, तो क्या दिक्कत है? हमेशा ध्यान में रखना है कि ओम जो है ये प्रतिरोध का यूनिट होता है और ओम मीटर जो है वो प्रतिरोधकता का यूनिट होता है। ओम मीटर किसका यूनिट होता है सर? प्रतिरोधकता का यूनिट होता है। ध्यान में रखिएगा, प्रतिरोध को इंग्लिश में हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं और प्रतिरोधकता को हम लोग इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रतिरोधकता को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये दोनों है क्या, इस दोनों में हम लोग अंतर ही नहीं समझ पाते हैं। तो बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। प्रतिरोध जो होता है वो किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो उस चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? तो सर प्रतिरोध चालक पदार्थ का वह गुण है जो उस चालक पदार्थ से प्रवाहित धारा का क्या करता है? विरोध करता है। लेकिन जब हम लोग प्रतिरोधकता की बात करते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस की बात करते हैं, इसके बारे में कहते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता वह गुण होता है जो यह बताता है कि उस चालक पदार्थ के द्वारा धारा के प्रवाह का कितना तेजी से विरोध किया जा रहा है। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रतिरोधकता किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो यह बताता है कि उस चालक पदार्थ से धारा का प्रवाह का जो विरोध हो रहा है वो कितना तीव्र गति से हो रहा है। तो आपको जो अच्छा लगे वैसे समझ सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई मेरे, प्रतिरोध का फॉर्मूला R = V/I होता है। आप सभी कहेंगे प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होता है? तो भाई मेरे, प्रतिरोधकता का फॉर्मूला RA/L होता है। R क्या है? प्रतिरोध है। A क्या है सर? तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। और L क्या है सर? तो तार की लंबाई है। आप कहेंगे कि सर इसका यूनिट ओम मीटर कैसे आ गया? तो भाई मेरे, बड़ा ही आसान है। R जो है यहाँ पे, इसका यूनिट क्या होता है? आप सभी कहेंगे सर ओम होता है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसका यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और लंबाई का यूनिट क्या होता है? तो सर मीटर होता है। तो ये आपका मीटर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। आप सभी कह सकते हैं कि सर प्रतिरोधकता का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। मेरे मित्र, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिस चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता जितना कम होगा वो चालक पदार्थ उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि जिस किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता जितना कम होगा वो चालक पदार्थ उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा। और आप सबों को मालूम है कि सर्वोत्तम चालक के रूप में गिनती किसकी होती है? आप सभी कहते हैं सर चांदी और तांबा की गिनती होती है। सबसे उत्तम चालक किसको माना जाता है? तो चांदी और तांबा को माना जाता है। आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा कि गुरुजी जब हम लोग इसको उत्तम चालक बोलते हैं इसका प्रतिरोधकता कितना होता है या विशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है? ध्यान में रखिएगा, चांदी का जो प्रतिरोधकता होता है वो 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। और जो तांबा का प्रतिरोधकता होता है वो कितना होता है? तो सर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, यानी कि 1.7 × 10⁻⁻8 ओम मीटर होता है। मेरे मित्र, एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जब आप चांदी और तांबा के प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि कांच का प्रतिरोधकता कितना होता है। तो ध्यान में रखिएगा, कांच का प्रतिरोधकता 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 ओम मीटर तक होता है। ये तीनों ही वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है।
आप कहेंगे तब तो सर हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में विद्युत प्रवाह भी है। तो भाई मेरे, आप सबों को मालूम है कि विद्युत प्रवाह को हम लोग क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा भी कहते हैं। विद्युत प्रवाह है लिखा हुआ, मतलब क्या हुआ कि विद्युत प्रवाहित हो रही है, और जब आपका विद्युत प्रवाहित हो रही होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? विद्युत धारा कहते हैं। तो आप अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है, आप सभी क्या कहेंगे? सर एम्पियर होता है। विद्युत धारा का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। आप कहेंगे कि सर आवेश भी दिया हुआ है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है, आप सबों को मालूम होगा आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है, और उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये बताओ कि इस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ध्यान में रखिएगा कि धन आवेश और ऋण आवेश के बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। और कब बताया था सर? 1789 में बताया था। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी होगी? बड़ा ही आसान सा सवाल है, लेकिन फिर भी आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई घर है जहाँ पे 5 दिन में 100 यूनिट ऊर्जा की खपत हो रही है, तो ये 100 यूनिट ऊर्जा जूल में कितना होगा? ये 100 यूनिट ऊर्जा जूल में कितना होगा? ज़रा सा आप ये बताइए, अगर आपको ये पता चल जाए कि 1 यूनिट में कितना जूल होता है, तो क्या आप 100 यूनिट का नहीं निकाल सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई मेरे, जब आप 1 यूनिट की बात करते हो तो आप सभी क्या कहते हो? आप सभी कहते हो कि सर 1 यूनिट जो होता है वो 1 kWh के बराबर होता है, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 1 kWh लिख सकते हैं। kWh को हम लोग क्या कहते हैं सर? किलोवाट आवर कहते हैं। और आप सबों को ये भी मालूम है कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? आप सभी कहते हैं सर 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है? आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। अब आप बताइए कि आपसे पूछा जा रहा है 100 यूनिट में कितना जूल होगा? आप क्या कीजिएगा? आप कहेंगे सर इसको और इसको गुना कर देंगे। तो लीजिए कर देते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू 100। इसको हम लोग थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 इंटू यहाँ पे 100 है, तो क्या हम इसको 10⁻2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस दोनों का जो बेस है वो क्या है सर? समान है, और दोनों क्या है? गुना में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो ये पावर है और ये पावर है वो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो आप सभी कहेंगे कि सर ये जुट करके हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल, यानी कि 100 यूनिट में कितना जूल ऊर्जा होगा? तो 3.6 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेलरोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर। आपसे पूछा जा रहा है कि वह कौन सा उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ी में दूरी मापने के लिए किया जाता है। मेरे मित्र, आप सभी मोटरसाइकिल जरूर चलाते होंगे। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं, ये तो हर घर में होता है। तो भाई मेरे ध्यान देना कि जब आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आपने कितना किलोमीटर तय करा, तो आप क्या कहते हो? झट से मीटर देख करके बता देते हो कि हाँ हमने 20 किलोमीटर तय करा या 25 किलोमीटर तय करा। तो हमेशा ध्यान में रखना कि आपके गाड़ी में जो दूरी मापने वाला मीटर लगा हुआ है उसको क्या कहते हैं सर? उसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोमीटर कहते हैं। और जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर, या हो सकता है 40 किलोमीटर पर आवर, या ये भी हो सकता है 120 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चलते होंगे। तो ये जो आपका स्पीड बता रहा है गाड़ी, तो ये भी एक मीटर बताता है। तो गाड़ी में जो मीटर स्पीड बता रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सर स्पीडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? स्पीडोमीटर। तो आप सभी हमेशा ध्यान में रखना
कि गाड़ी में जो ओडोमीटर होता है वो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को बताता है, और जो गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है वो गाड़ी का तात्क्षणिक चाल बताता है। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। आप सभी कहेंगे ओडोमीटर, और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में एक्सेलेरोमीटर दिया हुआ है, हमारे ऑप्शन में एक्सेलेरोमीटर दिया हुआ है, तो देखो सर यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है, एक्सेलेरोमीटर यानी कि एक्सलेटर मापने वाला। एक्सलेटर बोले तो एक्सेलरेट, यानी कि एक्सेलेरोमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो सर जब एक्सेलरेट होगा तो यानी कि त्वरण को मापने के लिए किया जाता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है एक्सेलेरोमीटर त्वरण मापने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में टैकोमीटर भी है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि टैकोमीटर का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, तो रोटेशनल मूवमेंट को मापने के लिए, यानी कि घूर्णन गति को मापने के लिए। तो आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं कि टैकोमीटर का उपयोग घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है, घूर्णन गति को मापने के लिए किया जाता है। तो ये आपका चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। क्या होगा इसका आंसर? बड़े ही आसानी से आप बना सकते हैं, बस यहाँ पे आप दो कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए कि आपका ये कोई सिस्टम है, क्या है सर, ये कोई निकाय है। ध्यान में रखिएगा कि निकाय का अंग्रेजी क्या होता है, सिस्टम होता है। और आपके क्वेश्चन के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि इस पे कोई कार्य किया जा रहा है, तो मान लेते हैं कि इस पे W कार्य किया जा रहा है, और ये जो कार्य किया जा रहा है इसकी प्रवृत्ति कैसी है, तो सर धनात्मक है, यानी कि पॉजिटिव है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सिस्टम का, इस निकाय का ऊर्जा क्या होगा। हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी सिस्टम पे किया गया कार्य धनात्मक हो तो उस सिस्टम की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी सर, ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या होगी सर, ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी सिस्टम पे यानी कि किसी निकाय पे कार्य किया जा रहा हो और कार्य क्या हो सर, W आपका निगेटिव हो, यानी कि किया गया कार्य निगेटिव हो, तो उस सिस्टम की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी सर, उस सिस्टम की जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी सर, घट जाएगी। तो आपको ये दो बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर किसी निकाय पे किया गया कार्य धनात्मक हो तो उस सिस्टम की यानी कि उस निकाय की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और अगर किसी निकाय पे किया गया कार्य ऋणात्मक हो तो उस सिस्टम की यानी कि उस निकाय की जो ऊर्जा होगी वो घट जाएगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप सभी कहेंगे कि सर ये बताओ कि कार्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना कि कार्य के लिए फॉर्मूला होता है W = Fs cos थीटा। क्या फॉर्मूला होता है, W = Fs cos थीटा। यहाँ पे F क्या है सर, बल है, S क्या है सर, तो विस्थापन है, और cos थीटा क्या है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है। अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन सा? आपसे पूछा जाता है कि किस स्थिति में किया गया कार्य शून्य होता है, किस स्थिति में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और किस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता है। आप सभी कंफ्यूज होते रहते हैं, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सर cos थीटा का 3 वैल्यू आपको याद रखना है, cos 90 डिग्री, cos 180 डिग्री और cos 0 डिग्री। बस आपको इस 3 वैल्यू को याद रखना है, और किसी भी कंडीशन में आपसे सवाल पूछा जाए तो आप आसानी से बना लेंगे। आप कहेंगे सर कैसे, तो ध्यान दीजिए, आप सबों को मालूम है कि cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। आप कह रहे W = Fs cos थीटा होता है। अगर यहाँ पे cos 90 डिग्री हो जाए तो आप सभी क्या कहेंगे, सर ये पूरा ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण हो तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है। तो आप ये कह सकते हैं सर कि अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने, अगर बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने तो किया गया कार्य क्या होगा,
आप कहेंगे सर जब cos 180 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सब के सब निगेटिव हो जाएंगे, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब बल और विस्थापन के बीच में 180 डिग्री का कोण होगा तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा और साथ ही साथ न्यूनतम होगा। अब आप सभी कहेंगे कि सर cos 0 डिग्री का वैल्यू तो 1 होता है। बिल्कुल सर, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, जब बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो तो किया गया कार्य क्या होगा, पॉजिटिव होगा और मैक्सिमम होगा, यानी कि धनात्मक होगा और महत्तम होगा। तो आप इस तीनों वैल्यू को याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है, गोली की गतिज ऊर्जा से अधिक, गोली की गतिज ऊर्जा से कम, गोली की गतिज ऊर्जा के बराबर, शून्य। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी राइफल से गोली चलाई गई है, जैसे ही गोली चलती है तो राइफल क्या होता है, पीछे की ओर आता है, जिसको आप सभी क्या कहते हैं, प्रतिघाती वेग कहते हैं। तो आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि जब गोली चलाई जाती है तो राइफल बिना रुकावट के पीछे की ओर आ जाता है, तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप में से बहुत सारे मित्र सोच रहे होंगे कि सर राइफल का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि राइफल का जो गतिज ऊर्जा होगा वो गोली के गतिज ऊर्जा से ज़्यादा होगा। बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, और ऐसा सोचना भी पाप है सर। क्यों? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, ½ mv² होता है। और हमेशा आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है, तो सर वस्तु के वेग पर डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु का गतिज ऊर्जा किस पे डिपेंड करता है, वस्तु के वेग पे डिपेंड करता है। जब आप राइफल से गोली चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गोली की वेग होगी वो राइफल के प्रतिघाती वेग से ज़्यादा होगी, फलतः यहाँ पे गोली की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी जबकि राइफल की गतिज ऊर्जा कम होगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? आप सभी कहेंगे गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अभी जस्ट आपने सुना प्रतिघाती वेग, और आपके एग्जाम में प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है या फिर इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जाता है। लेकिन ये बनेगा कैसे? तो जब आपको प्रतिघाती वेग का फॉर्मूला याद रहेगा तब बन जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे प्रतिघाती वेग क्या होता है? मेरे मित्र इसी को हम लोग इंग्लिश में रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब आप गोली चलाते हैं राइफल से तो राइफल आपका पीछे की ओर आता है। जो आपका राइफल पीछे की ओर आता है इसी को क्या बोला जाता है? प्रतिघाती वेग बोला जाता है। और ये न्यूटन के 3rd नियम के अनुसार होता है, यानी कि तृतीय गति नियम के अनुसार होता है। अब आप कहेंगे कि प्रतिघाती वेग के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो ध्यान में रखिएगा, प्रतिघाती वेग को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है -mv/m। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो छोटा वाला m है ये किसका द्रव्यमान है? तो गोली का द्रव्यमान है, और ये छोटा वाला v गोली का वेग है, गोली का वेग है। और ये जो आपका m है बड़ा वाला, ये क्या है सर? तो बंदूक या राइफल का द्रव्यमान है। सीधे आप लिख लीजिए बंदूक का द्रव्यमान है। तो आप इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इससे आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आसानी से बना लेंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे इससे संबंधित न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन में डाटा में गोली का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, गोली का वेग दिया हुआ रहेगा और बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ रहेगा, फिर आपसे प्रतिघाती वेग पूछेगा। तो ये तीनों चीज़ दिया हुआ रहेगा, बस आपको अरेंज कर देना है और आंसर निकाल लेना है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है। बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी? मान ले कि g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागा जाता है, तो ये गोली मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगी, यानी कि कितना ऊंचाई तक जाएगी।
आप कहेंगे सर बनेगा कैसे? बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जो आपको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको पहले लिख लें, उसके बाद जो फॉर्मूला लगेगा उसको अप्लाई करें और आंसर आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिए, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गोली को 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि गोली का प्रारंभिक वेग कितना है? 196 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग को u से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि u इक्वल टू 196 मीटर पर सेकेंड। g कितना लेना है सर? तो सर g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। आपसे पूछा जा रहा है कि गोली कितना मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, यानी कि h इक्वल टू व्हाट। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उस वस्तु का जो वेग होता है वो क्या हो जाता है सर? 0 हो जाता है। और जैसे ही 0 होता है वो फिर से नीचे आना शुरू हो जाता है। तो जब गोली ऊपर की ओर जा रहा होगा तो एक ऐसा ऊंचाई आया होगा जो उसका महत्तम ऊंचाई होगा और वहाँ पे उसकी वेग क्या हो गई होगी सर? 0 हो गई होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि सर जैसे ही गोली अपने महत्तम ऊंचाई पे पहुँचा होगा उसकी जो वेग हो रही होगी वो क्या हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि गोली का जो अंतिम वेग होगा वो क्या होगा? 0। प्रारंभिक वेग कितना होगा सर? 196 मीटर पर सेकेंड। और जो आपका g का वैल्यू है वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालना क्या है? h निकालना है। अब आप सभी कहेंगे कि सर अब तो ये आसानी से बन जाएगा, बस v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh का फार्मूला लगा दीजिए। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, जब वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्व त्वरण का मान क्या लेते हैं? ऋणात्मक लेते हैं। और जब वस्तु आपका ऊपर से नीचे आता है तो गुरुत्व त्वरण का मान धनात्मक होता है। क्योंकि यहाँ पे गोली को नीचे से ऊपर की ओर दागा जा रहा है तो गुरुत्व त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा। बस इस फार्मूला पे ये सारे वैल्यू को पुट कर देना है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए v स्क्वायर है यहाँ पे, तो v आपका कितना है सर? तो 0 का स्क्वायर। यहाँ पे u स्क्वायर तो 196 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 इंटू 9.8, आपको तो h निकालना ही है। ध्यान दीजिएगा, ये 0 का स्क्वायर करके ही क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं होगा सर, 0 ही आ जाएगा। तो जब आप इसको इधर लाएंगे तो आप कहेंगे सर माइनस 196 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू h हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब आप h की बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे 196 का स्क्वायर है तो 196 गुना 196 कर देते हैं, बटा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9.8। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 98 दूना 196 हो जाएगा। और फिर यहाँ से पॉइंट हटा करके नीचे हम लोग 10 ला सकते हैं और 98 दूना क्या हो जाएगा? फिर से 196 और ये 10 आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये 98 दूना 196 गुना 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1960 मीटर। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा डैश है, शून्य और परिवर्तित बढ़ती है घटती है, क्या होगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप किसी कॉइल स्प्रिंग को, मान लीजिए कि ये आपका एक कॉइल स्प्रिंग है, इसको आप दबाएंगे यानी कि संपीड़ित करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, क्या होगा? भाई मेरे, जब आप इसको दबाओगे यानी कि संपीड़ित करोगे तो इस पे आप ज़्यादा बल लगाओगे। भाई आप बल ज़्यादा लगाओगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो भी क्या होगी सर? ज़्यादा हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो किसी भी वस्तु में उसके स्थिति के चलते जो संचित ऊर्जा होती है उसी को हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू आप क्या कहते हो सर? फॉर्मूला होता है mgh। तो यहाँ पे जो mg है वो क्या है सर? भार है। mg क्या है? भार है। और भार भी क्या होता है सर? एक प्रकार का बल ही होता है। तो जब भी हम लोग किसी वस्तु को संपीड़ित करते हैं, क्या करते हैं सर? दबाते हैं, तो हम लोग बल उस पर ज़्यादा लगाते हैं। बल ज़्यादा लगेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी स्थितिज ऊर्जा भी क्या होगी सर? बढ़ जाएगी। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा डैश है, आप क्या कहेंगे सर? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे?
आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्क, बर्फ, लोहे की कील, थर्मोकोल। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी सोचने लगेंगे, आप सभी इसके घनत्व के मान को याद करना शुरू कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा ध्यान में रखिए कि जो चीज़ आपका पानी में डूब जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से ज़्यादा होगा, और जो चीज़ पानी में तैरते रहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसका घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में कॉर्क है, बर्फ है, लोहे की कील है, थर्मोकोल है। आप सभी कहेंगे सर लोहे की कील तो पानी में डूब जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लोहे की कील का जो घनत्व होगा वो पानी के घनत्व से क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके ऑप्शन में बर्फ भी है। आपके ऑप्शन में क्या है? बर्फ भी है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी सीधे सीधे ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि बर्फ पानी में क्यों नहीं डूबता है। तो आप सभी क्या कहते हैं? सर बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी में नहीं डूबता है। आपके एग्जाम में एक सवाल और पूछा जाता है कि जब पानी में बर्फ तैरता है तो बर्फ का कितना भाग ऊपर रहता है और कितना भाग नीचे रहता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब आपका बर्फ पानी में तैरता है, जब बर्फ पानी में तैरता है, पानी में तैरता है तो बर्फ का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, पानी के ऊपर रहता है, और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है, पानी के नीचे रहता है। आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है, तो आप इसका खास ख्याल रखेंगे कि जब भी बर्फ पानी में तैरता है तो बर्फ का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है और 9/10 भाग क्या होता है सर? पानी के नीचे रहता है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान में रखिएगा, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम। क्या होता है? मास बटा वॉल्यूम। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि डेंसिटी का यूनिट क्या होता है। तो भाई मेरे मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो आप कह सकते हैं केजी पर मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है सर? तो डेंसिटी का होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, तो आप सभी याद रखना शुद्ध जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि 500 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा करने वाली तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, समय अंतराल डैश होगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई तरंग है जो 500 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा कर रहा है और इसकी आवृत्ति कितनी है? 20 हर्ट्ज है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि समय अंतराल क्या होगा, यानी कि आवर्तकाल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा। अब आप सभी कहेंगे कि सर ये आवृत्ति क्या होता है? तो भाई मेरे आवृत्ति का मतलब होता है कि किसी भी कण के द्वारा 1 सेकेंड में जितना कंपन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और आपके क्वेश्चन में आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 20 हर्ट्ज दिया हुआ है। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि समय अंतराल क्या है। ध्यान में रखिएगा, समय अंतराल को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग आवर्तकाल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। इंग्लिश में टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? भाई मेरे आप सबों को मालूम है कि तरंग का जो आवर्तकाल होता है यानी कि टाइम पीरियड होता है, किसी भी तरंग का जो टाइम पीरियड होता है वो इसके आवृत्ति का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम लोग कहते हैं सर टाइम पीरियड इक्वल टू क्या? 1/आवृत्ति या 1/n। हम लोग क्या कहते हैं सर आवर्तकाल इक्वल टू क्या होता है? 1/आवृत्ति होता है। तो आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 20 हर्ट्ज दिया हुआ है। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो तरंग की चाल दिया हुआ है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो कह रहा है कि 500 मीटर पर सेकेंड की चाल से यात्रा कर रहा है,
लेकिन उसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है, तो समय अंतराल क्या होगी? तो भाई समय अंतराल टाइम पीरियड इक्वल टू 1/आवृत्ति होता है, और आवृत्ति कितना है 20, तो 1/20 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। तो आपकी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? अब बहुत सारे मित्र सोचने लगे होंगे कि सर ये कैसे बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। तो कैसे बनेगा सर? तो देख लीजिए डायग्राम, अपने आप याद हो जाएगा। ये क्या है सर? एक अवतल दर्पण है, और ये क्या है सर? अवतल दर्पण का मुख अक्ष है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा, ये अवतल दर्पण का फोकस, और ये क्या हो जाएगा सर? वक्रता केंद्र हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को कहाँ रखा जा रहा है सर? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब ये आपका ए बी ऑब्जेक्ट है तो आप सभी सोच रहे होंगे कि सर एक रे मुख अक्ष के समांतर जाएगी। तो सर जब कोई भी रे मुख अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है। आप सभी फिर कहेंगे कि सर एक रे दर्पण के ध्रुव के दिशा में जाएगी, और जब ये ध्रुव के दिशा में जाएगी सर तो यहाँ से फिर जितना इसका आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण बनाते हुए ये फिर से क्या हो जाएगी सर? परावर्तित भी हो जाएगी। आप सभी देख रहे होंगे कि ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? आप कहेंगे सर वक्रता केंद्र के पीछे कर रही है इंटरसेक्ट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तब वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, या आप ये भी कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे बनेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा? आपका ऑप्शन दिया हुआ है फोकस, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वक्रता केंद्र पर। आप सभी कहेंगे वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर प्रतिबिंब फोकस पे कब बनेगा? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब वस्तु अनंत पर होगा, जब आपका वस्तु अनंत पर होगा तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा सर? यहाँ पे मैं वस्तु लिख दिया हूँ और यहाँ पे प्रतिबिंब लिख दे रहा हूँ। जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे। और इसका उल्टा भी सही है सर, जब वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। आपके ऑप्शन में यानी कि दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु पर। कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कब बनेगा? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब वस्तु आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, जब वस्तु आपका अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगा तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। तो आपका दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके ऑप्शन में कहा जा रहा है वक्रता केंद्र पर। तो सर जब वस्तु आपका वक्रता केंद्र पर होगा तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? तो सर वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम के दो समान प्रतिरोधक समांतर रूप में जुड़े हैं। यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक से जोड़ा जाता है। संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध डैश के बराबर होगा। आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 10-10 ओम के दो प्रतिरोधक हैं जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और फिर इस समांतर क्रम का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो रहा है सर? अगले 10 ओम के प्रतिरोध के साथ हो रहा है। तो समतुल प्रतिरोध का मान कितना होगा? आप कहेंगे सर ये जुड़ा कैसे है? पहले तो यही समझना होगा। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन के अनुसार आपका जो पहला दो प्रतिरोध है वो एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है।
क्वेश्चन के अनुसार पहला दो प्रतिरोध जो है वो एक दूसरे के साथ क्या है सर, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और फिर ये दोनों ही प्रतिरोधक एक अलग प्रतिरोध जो कि 10 ओम का है उसके साथ श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है। तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये सारे प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आप सभी कहेंगे सर पहले इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और फिर इसके साथ निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों प्रतिरोध क्या है सर, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो सर 1/Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। जब आप इसको ऐड करेंगे तो 1/10 प्लस 1/10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/10। यहाँ से कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 1/5। तो आप कह सकते हैं 1/Rp इक्वल टू 1/5, और ये Rp कितना हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। यानी कि इस दोनों का समतुल्य प्रतिरोध कितना आ गया सर, 5 ओम। और यहाँ पे ये क्या है सर, श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, तो Rs इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 + 10। आप कहेंगे सर 15 ओम। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। पहले तो हमको ये बताइए विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो मेरे मित्र बड़ा ही आसान भाषा में याद रखना इसको कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चालक तार गर्म हो जाता है, और ये जो गर्म होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का खोज किसने करा, जूल ने करा। अब आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जब चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और वो गर्म हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इससे उष्मा भी निकलती होगी। इससे कितना उष्मा निकलती है, तो ध्यान में रखिएगा कि इसके लिए जूल ने अपना नियम बताया था, और बताया था कि जब किसी चालक तार से I विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा हो और उस चालक तार का प्रतिरोध R हो और ये धारा T समय तक प्रवाहित हो रहा हो, तब जो उससे उष्मा मिलेगी वो H = I² RT के फॉर्म में मिलेगी। यानी कि जब भी कोई चालक तार आपका गर्म होता है तो गर्म होने के उपरांत जो उष्मा निकलती है वो किस रूप में होती है सर, तो I² RT के रूप में होती है। I क्या है, विद्युत धारा है, R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध है, और T क्या है सर, समय है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। आप सबों को मालूम है कि आपके घर में जो इलेक्ट्रिक आयरन है, या फिर जो टोस्टर होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक केटल होता है, ये सब के सब किस पे आधारित होते हैं, तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित होते हैं। यहाँ तक कि आपके घर में जो फ्यूज लगा हुआ रहता है बोर्ड में या आपके होम अप्लायंसेज में, वो भी किस पे आधारित होता है, तो सर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित होता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा, जो इलेक्ट्रिक वेल होता है सर, जो इलेक्ट्रिक वेल होता है, विद्युत घंटी होता है, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित नहीं होता है। ये विद्युत घंटी जो है ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे आधारित नहीं होता है। ये किस पे आधारित होता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, पहला इलेक्ट्रिक फ्लैट आयरन, आप कहेंगे सर ये तो आधारित होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर। दूसरा है इलेक्ट्रिक केटल, सर ये भी आधारित होता है विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे। तीसरा है इलेक्ट्रिक घंटी, आप कहेंगे अभी जस्ट बताए हैं कि विद्युत घंटी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे आधारित है, न कि तापीय प्रभाव पे। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर, ये भी किस पे आधारित होता है सर, तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे आधारित होता है। ध्यान में रखिएगा, जितने भी आपका तापीय प्रभाव पे आधारित अप्लायंसेज होते हैं उसका जो हीटिंग एलिमेंट होता है, यानी कि कॉइल वगैरह होता है, वो किससे बना होता है, तो सर नाइक्रोम से बना होता है। किससे बना होता है, नाइक्रोम से, यानी कि आप कह सकते हैं निकेल और क्रोमियम के एलॉय से बना होता है। इतने भी आपका तापीय प्रभाव पे आधारित होम अप्लायंसेज होते हैं, जैसे कि आपका आयरन हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, इन सब का जो कॉइल होता है वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से, यानी कि निकेल और क्रोमियम का एलॉय होता है।
ध्यान में एक और बात रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक केटल होता है उसमें 2 कॉइल लगे हुए रहते हैं, जबकि आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइल लगा रहता है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। दोस्तों सेशन को यहीं तक रखते हैं। रीज़न ये है कि गर्मी इतना ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे रूम में कोई पंखा वगैरह का अरेंजमेंट है नहीं। एक्चुअली मैं अभी हूँ गांव में और 26 तारीख को पटना जाने वाला हूँ, तो 1-2 दिन बस आप कष्ट सह लीजिए कि 25 क्वेश्चन का 2 पार्ट देख लीजिए। उसके बाद जैसे ही मैं पटना जाता हूँ तो आपका जो पूरा 25 क्वेश्चन का सेट है वो एक ही वीडियो में मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यानी कि जो भाग 2 है वो कल सुबह 10 बजे तक आपका वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तब तक आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब यहाँ तक में से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब भी अच्छे से दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाएँ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।